तो आज हम 4.2 के बेसिक पार्ट और सभी के सभी एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। इसमें कुल 4 उदाहरण हैं। इन चार के चारों एग्जाम्पल्स को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बेसिक पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर समझेंगे कि आखिर इस एक्सरसाइज में किन किन विधियों से हमें या किस विधि से हल करना है इसको, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो लेट्स मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लेकर के आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक उदाहरण चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस एग्जांपल को हल करने के लिए या इस सवाल को, इस द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहली विधि है जिसका नाम है क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि का नाम है दूसरी विधि का नाम पूर्ण वर्ग विधि है। पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी विधि का नाम है आपका क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर आप कह सकते हो द्विघाती सूत्र। भैया अभी अभी आपने श्रीधराचार्य सूत्र का नाम लिया। तो श्रीधराचार्य सूत्र जो है, द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र क्यों रखा गया? तो एक वैज्ञानिक श्रीधराचार्य जी थे, उन्होंने ही इस सूत्र का प्रतिपादन किया था, इस नाते उन्हीं के नाम पर श्रीधराचार्य सूत्र नाम रख दिया गया। ठीक है, तो आप भी कोई ऐसा फॉर्मूला बनाओ और अपने नाम पर रख दो रोहन सूत्र, सोहन सूत्र, रवि सूत्र। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र, ये 3 विधियों से हम इस एक मात्र समीकरण को हल कर सकते हैं, या मतलब इस तरीके के द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। एक मात्र नहीं, मतलब इस तरीके के द्विघात समीकरणों को इन विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आज के एक्सरसाइज में हम इस वाले विधि को देखेंगे, यानी 4.2 में हम इसको देखने वाले हैं। आगामी एक्सरसाइजों में यानी आगामी जो प्रश्नावली होंगी उसमें हम इन दोनों एक्सरसाइज को देखेंगे। लेकिन अभी आज हम बात करते हैं गुणनखंड विधि पर। ठीक है, तो आपके सामने दिखाई दे ही रहा होगा यहाँ पर पहली विधि, और एग्जाम्पल आपके सामने है। इसको आइए हल करते हैं गुणनखंड विधि से। क्या है उदाहरण? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको हल करना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले यहाँ पर आपको बीच में, गुणनखंड विधि को क्या कहते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद विभाजन विधि। तो मध्य पद कौन सा आपको दिख रहा है भैया? ये वाला दिख रहा है, यानी एक्स का गुणांक यानी प्लस का 5x। जो प्लस का 5x हमारे सामने है, ये जो यहाँ पर आपके सामने प्लस का 5x दिखाई दे रहा है, ये प्लस का 5x। ठीक, यही हमारा कौन सा पद है? मध्य पद। अब जो आपको मध्य पद दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हमें क्या बनाना है? आपको पता है, 2 बॉक्स, एक बॉक्स, 2 बॉक्स। एक सेकेंड, मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, और ये तीसरा, एक सेकेंड, और ये चौथा। ये 4 बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इन 4 डब्बों में, 4 डब्बों का मतलब क्या है? यहां पर मैं कोई संख्या लिखूंगा और यहां पर कोई संख्या, यानी जब हम 2 संख्याएं लिखेंगे, उन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? आपको पता है, ये मध्य पद का जो x का गुणांक है प्लस का 5, इतना आना चाहिए। ठीक, और जब वही उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं? गुणा, तो यहां पर कितना आना चाहिए? आपको पता है, जो हमारे पास यहाँ पर अचर पद है प्लस का 6, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भैया? एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसका 1 होता है। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और यहाँ पर अचर पद, इन दोनों को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 6 का नाम 6, यानी प्लस का 6 आएगा। तो यानी हमें 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर प्लस का 5 आए और जिनका आपस में गुणा करने पर प्लस का 6 आए। वही दोनों संख्याएं इसको क्या करेंगी? स्प्लिट करेंगी, इसको अलग अलग पदों में विभक्त करेंगी, 2 अलग पदों में। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? फिर से मैं आपको फिर से बता देता हूं, हमें 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर प्लस का 5 आए, जिनको गुणा करने पर प्लस का 6 आए। तो हम ऐसा ढूंढेंगे। अभी अब आप अपने दिमाग में सोचो, वो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो सबसे पहले अगर आप इसका जब गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे 6 लिख सकते हो। ठीक,
या फिर आप 6 गुणे 1 लिख सकते हो। ठीक भैया, आप 2 गुणे 3 भी लिख सकते हो, 3 गुणे 2 भी लिख सकते हो। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। क्या हमें ये सभी रख करके देखना है? नहीं। अब इनमें से हमें कुछ छांटने हैं कि इनमें से कौन सी संख्याएं होंगी। 1 गुणे 6 एक बार इसमें रखो, एक बार इसमें रखो, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, जब मैं 1 गुणे 6 रखता हूँ, हाँ भैया 6 का नाम 6 हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ और 6, एक सेकंड, ये तो वो वाला पेन है, इसको मैं मिटा देता हूँ। जब मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ और 6 रखता हूँ, इसको जोड़ता हूँ तो 7 आएगा, ना कि 5। तो ये तो नहीं होगा। 6 गुणे 1, 6 + 1, ये भी नहीं होगा। 2 × 6, अगर मैं यहाँ पर 2 रख रहा हूँ, यहाँ पर 3 रख रहा हूँ, और यहाँ पर भी 2 रख रहा हूँ, यहाँ पर भी 3 रख रहा हूँ, 2 + 3 5, 2 × 6 +6। हाँ भैया, ये तो आ रहा है, यानी 2 और 3। तो क्या भैया 3 और 2 है? इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप चाहे 2 + 3 लिखो, चाहे 3 + 2, 3 गुणे 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? हमने यहाँ पर 2 और 3 ले लिया, यानी 2 + 3 बराबर +5, 2 × 3 +6। इतनी बात आपको समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गई। तो अब इसके आगे हमें हल करना है, यानी अब इसको हमें क्या करना है आपको पता है, यहाँ पर x लगा देना है बस। जैसे हमने क्या लिखा, इसको मैं छोटा करके कॉर्नर में कर देता हूँ। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है x² का x² ही रहने देंगे। ठीक, प्लस का 5x को हम दो तरीके, मतलब दो पदों में व्यक्त कर सकते हैं। किन पदों में? क्या मैं इसको प्लस का 2x प्लस का 3x लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो। अगर आप इसको जोड़ोगे तो यही आएगा, देखो 2x + 3x, 2 3 5x। हाँ यार भैया एकदम सही आपने कहा, 6 = 0। ठीक, इसको वैसे ही रहने दो। तो क्या हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, गुणनखंड कर दिया? हाँ भैया गुणनखंड कर दिया। देखो यहाँ पर गुणनखंड 2 × 6। ठीक, तो यहाँ पर 2x + 3 + 6 = 0, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब इसको आगे कैसे हल करना है? आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे आपको पता है, यहाँ पर जो आपको ये 2 पद दिखाई दे रहे हैं और 2 पद, इन दोनों पदों में से कॉमन करना है। कैसे? तो जब इस इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे, जैसे x² + 2x, इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? भैया इनमें से x कॉमन हो सकता है। x जब हम कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा भैया? x बचेगा, और इस पे क्या बचेगा? x अगर यहां से मैंने ले लिया तो क्या बचा? 2 बचा। अब वापस से अगर आप गुणा करोगे तो यही बनेगा, जैसे x² + का 2x, कि नहीं? अब यहाँ पर ये जो 2 पद हैं, अब इनको कॉमन करेंगे। इनको कॉमन करने से पहले ही आप यहां पर क्या लिख दो आपको पता है, x + 2। अब इसको x + 2 बनाने के लिए हमें क्या कॉमन करना पड़ेगा? तो भैया x अगर यहां पर बनाना है तो 3 कॉमन कर लो, प्लस का 3। हमने प्लस का 3 कॉमन किया तो यहां पर x बचा। अगर हमने प्लस का 3 इसमें से कॉमन किया, 3 दूनी 6, यहां पर कितना बता? 2। अब चाहो तो आप गुणा करके देख लो, यही मिलेगा। 3x 6 = 0। इस तरीके से आपने लिखना है। ठीक है, ये आपका जो है रफ वर्क है। इसको मैं यहाँ पर करके ऐसे बॉक्स में फिल कर दे रहा हूँ। एक सेकंड, फिल कलर नहीं, जाने दो, ऐसे ही रहने दो। ये आपका क्या है? एक रफ वर्क है। ठीक, इसको भूल जाओ, यहाँ पर बस इतने पे आप ध्यान दो, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या मिला हमें? x ब्रैकेट में x + 2 + 3 ब्रैकेट में x + 2, इसको मैं यहाँ पर लेके चला आता हूँ। ठीक है, झंझट ही खत्म। ये जो है यहाँ पर, ये आपको समझाने के लिए है बस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, सवाल पर आते हैं, तो यहाँ पर जब आपके सामने ये दिखा, तो यहाँ पर अगर देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो x + 2 दोनों में कॉमन है, यानी x के साथ में x + 2 चिपका हुआ है, +3 के साथ में x + 2। अगर इन दोनों में से अगर मैं x + 2 कॉमन कर लेता हूं तो क्या बचेगा? इसके पास में भैया x बचेगा, और इसके पास में भैया +3 बचेगा। तो क्या हमारे पास इस तरीके से कुछ आ गया एक्सप्रेशन? हाँ भैया इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x + 2 = 0 रखना है और x + 3 = 0 रख के चेक करना है। ठीक है, क्या करना है एक बार फिर से, यहाँ पर आपको क्या मिला? x + 2। एक बार इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x + 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x + 2 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x + 2 को इधर भेजेंगे तो -2, और x + 3 को उधर भेजेंगे -3। तो इस तरीके से हमारे पास x के 2 मान निकल करके आ गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, x के 2 मान निकल करके आ गए, ये पहला और दूसरा।
एक्स के दो मान कौन कौन से हैं भैया? एक्स का पहला मान है -2 और दूसरा मान है -3। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास समीकरण दिया गया है, यानी ये वाला जो समीकरण हमारे पास दिया गया है, इसका क्या कहते हैं, इस समीकरण का, जो हमारे पास ये वाला समीकरण है, इस समीकरण का हल -2 और -3 है। और इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस -2 को x की जगह पर रख करके देख लो, ये जी मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बनेगा। चाहो तो आप रख करके देख लो। -2 को रख करके देखते हैं, तो अगर जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे, x की जगह पर -2 हमने रखा, फिर उसका वर्ग किया, प्लस 5 x की जगह पर क्या रखा हमने, -2 प्लस 3 बराबर 0। -2 का वर्ग क्या होता है, प्लस का 4, -2 -2, तो -2 दूना माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस 2 दूना 4, प्लस का 4 प्लस 5 दूना 10, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, -10 प्लस का 3 बराबर 0। इस तरीके से आ गया। अब उसके बाद जब आप इसको हल करोगे तो यहां पर जो है क्या कहते हैं, 4 प्लस 3 7, एक सेकेंड, यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 5 -2 यहाँ पर मैंने रखा, प्लस का 6, यहाँ पर प्लस का 6 होगा ना, प्लस का 3 नहीं होगा, प्लस का 6, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, प्लस का 6। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 6 4 10 में से 10 गया, 0 बराबर 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आए, यानी कि x बराबर -2 सही है। इसको भी आप चाहो तो रख करके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिया, इस समीकरण का हल ज्ञात कर लिया। तो गुणनखंड विधि से आपने देखा कि कैसे हमने हल किया। तो आइए अब बिना किसी देरी के पहले उदाहरण पर चलते हैं। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया, ठीक है। तो पहला उदाहरण आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या कह रहा है कि उदाहरण 3, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 के हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल। 2x -5x + 3 के हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है 2x - 5x + 3 बराबर 0 का। तो यहां पर देखो एकदम वही एक्सप्रेशन, वही सवाल है, बस थोड़ा सा अंक बदल करके दिया गया है। अब इस उदाहरण से हम और अच्छे से सीख लेंगे अपनी विधि को, जिसका नाम है गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड द्वारा। तो सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, 2x² - 5x + 3 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। तो हम फिर से वही क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो यहां पर मैंने बॉक्स बनाया, एक बॉक्स एक बॉक्स, प्लस। तो अगर मैं ऐसी कोई दो संख्या हमें ढूंढनी है जिसका मान क्या है, -5, मध्य पद वाला -5 आए जोड़ने पर, और आपस में उनका गुणा करने पर 3 दूनी 6 प्लस का 6 आए। देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, प्लस का 2, तो 3 दूनी 6 प्लस का 6, ठीक। यानी भैया गुणा करने पर प्लस का 6 आए और जोड़ने पर -5। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, जब आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कौन सी संख्या, आपको पता है, -2 गुणे -3, और यहाँ पर -2 गुणे -3। अब आप सोचोगे भैया आपको तुरंत कैसे पता चल गया, तो ये प्रैक्टिस से आपको भी समझ में आएगा। आपको भी जब आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 सवालों का, आगे मैं 2-3 सवाल और कराने वाला हूं, तो आप समझ जाओगे। तो अभी यहाँ पर बस इतना देखो कि यहाँ पर मैंने क्या किया। अब यहाँ पर आप सॉल्व करके चाहो तो देख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -2 है, यहाँ पे -3। जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब -2 प्लस -3, क्या, -2 प्लस -3। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3, एक सेकंड ब्रैकेट हटा दो, -3, और यहाँ पे क्या है, -2 है, -2 -3, माइनस माइनस माइनस, 2 3 5, -5 बराबर -5। यहाँ पर तो -5 था, तो हमने -5 लिख दिया। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं -2 और -3 को जोड़ता हूं तो -5 आता है। तो यानी कहने का मतलब ये जो हमने लिखा है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखने के लिए भैया 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। भैया इसका मतलब क्या है, हमने इसको बस दो पदों में ऐसे बांट दिया। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो क्या आपको फिर से वही मिलेगा, हाँ भैया वही फिर से मिल रहा है, -2x -3x -5x। तो यानी कोई फर्क सवाल में पड़ा नहीं, हमने बस इसको दो अलग अलग, जैसे देखो यहाँ पे क्या, 3 बराबर 3, क्या मैं इसको 1 + 2 लिख सकता हूँ, हाँ भैया। क्या मैं इसको -1 + 4 लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो, 4 में से 1 गया 3। क्या मैं इसको -3 -1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते हो भैया, क्योंकि यहाँ पर -3 -1 -4 होते हैं, ना कि
3 होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बस ये मतलब आपको ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिसका गुणा करने पर वो यानी संख्या जैसे प्लस का 6 आए और जिनको जोड़ने पर माइनस का 3 आए। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पर आ रहा है। अब इसको आगे हल करेंगे, बस ये रफ कार्य में आपको करना है, ये लिखना नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपको पता चल गया, बस इसके आगे आसान सा काम बचा हुआ है, बस सिंपल सा। इन दोनों को एक साथ में रखो, इन दोनों को एक साथ में रखो, इसको कॉमन करो यहाँ पर। इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो ये यहाँ पर जो है x तो कॉमन हो रहा है दोनों में, एक x, लेकिन यहाँ पे भैया साथ ही साथ 2 भी कॉमन हो रहा है। तो अगर आप 2x कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x अगर मैंने निकाल लिया है, 2 निकाल लिया है तो कुछ नहीं बचा, x निकाला तो एक x बच गया यहाँ पर, माइनस अगर मैंने 2x निकाल लिया तो क्या बचा, एक बचा। ठीक, माइनस यहां पर देखो, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा गया है, x माइनस वन। पहले वाले में जब x माइनस वन कॉमन हुआ तो दूसरे वाले में सबसे पहले आपको x माइनस वन यहां पर लिख देना है, थोड़ा सा जगह छोड़ करके, बराबर 0। ठीक, अब यहां पर हमें x माइनस वन बनाने के लिए हमें इनमें से क्या कॉमन करना पड़ेगा, यानी कि x बचे, -3x में ऐसा क्या कॉमन करूं कि यहां पर x बच जाए, तो भैया -3 आपको कॉमन करना पड़ेगा। आपने जैसे ही -3 कॉमन किया तो x बचा, इसमें से अगर मैं -3 कॉमन करूंगा तो क्या बचेगा, -1, क्योंकि जब आप इन दोनों मतलब इसको आपस में गुणा करोगे तो यही आपको मिलेगा, -3x + 3। चाहे तो आप करके देख लो, -3x माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक, इस तरीके से। अब जैसे ही हमारे पास ये आया तो आप देखोगे इनमें और इनमें क्या कॉमन है भैया, x-1 कॉमन है, इसको हमने एक तरफ लिख लिया। अब यहाँ पर संख्या क्या बची हमारे पास, x-1 अगर मैंने निकाल लिया तो 2x बचा और माइनस का 3 बचा, बराबर 0। अब इसमें क्या करना है हमें, आपको पता है आपको क्या करना है, यहां से हमने x-1 को 0 के बराबर रख दिया और यहाँ पर 2x-3 को हमने 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। अब इसको आपको क्या करना है, हल कर लो, बस सीधा सिंपल सा बात। ये रैखिक समीकरण है, आपको हल करना आता ही है। x-1 को उधर भेजेंगे प्लस का 1, 2x-3 को उधर भेजेंगे भैया प्लस का 3। अब 2 इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या आ गया, 3/2। x का 2 मान हमें यहाँ पर फिर से मिल चुका है, x बराबर प्लस का 3/2 और x बराबर 1। और अगर देखो अब यहाँ पर x के 2 मान आ गए, तो अब हमें यहाँ पर सवाल में कैसे लिखना है, सवाल में अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि अतः दिए गए समीकरण के मूल 1 व 3/2 हैं। तो भैया आपने यहाँ पर एक नया शब्द लिया है, मूल। मूल का मतलब होता है मूल, जिसको हम रूट कहते हैं। ठीक, तो मूल का मतलब ये होता है कि इसके हल, एक तरीके से सॉल्यूशन। ठीक है, हमें मूल ज्ञात करना है, इसका रूट ज्ञात करना है, इसका हल ज्ञात करना है, बस यानी x का मान निकालना है, इतना आप जान लीजिए। तो 1 व 3/2 है। इस तरीके से हमने तीसरे सवाल को हल कर लिया, यानी पहला उदाहरण है इस एक्सरसाइज का। अब चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा उदाहरण क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे, क्या लिखा गया है, 6x का वर्ग माइनस x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर भैया आप फिर से वही बॉक्स बना करके बताओ कैसे कर किया जाता है। यानी दो ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर बीच वाला पद यानी x का गुणांक यानी -1 आए। x का गुणांक क्या है, -1, यानी जोड़ने पर -1 आए। और भैया गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो भैया आपने तो यहाँ पर प्लस लिख दिया है, आपको क्या लिखना है, गुणा। गुणा बराबर, तो गुणा करने पर भैया आप पहले x² का गुणांक क्या है, 6, और यहाँ पर अचर पद माइनस का 2, इसको आपस में गुणा करो। 6 - 2 प्लस का 6 गुणे माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, यानी -12 आना चाहिए। भैया गुणा करने पर -12 और जोड़ने पर -1 आए, ऐसी कोई संख्या हमें ढूंढनी है, ऐसी कोई दो संख्या है। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो -1 का मतलब क्या है, पास पास के नंबर आपको ढूंढने होंगे, पास पास के नंबर। अगर आप 6 दूनी 12 ढूंढोगे, 6 दूनी 12, तो 6 और 2 में कोई कॉम्बिनेशन बनाओ, 6 + 2 8 होगा। 6 में से अगर आप 2 घटा रहे हो तो 4 आएगा। लेकिन जब वहीं आप
3 गुणे 2 करो, 3 गुणे 4, 3 चौक 12 होता है। लेकिन इनमें से आप एक चिन्ह क्या कर लो, माइनस। कौन सा चिन्ह? आप चाहे जो मान लो माइनस का 3 लिख दो। अगर -3 गुणे प्लस का 4 माइनस का 12 आएगा। अब वहीं अगर आप -3 प्लस प्लस का 4 कर रहे हो तो क्या कितना बचेगा? 4 में से 3 गए, 1 बचेगा। तो क्या हमें तो -1 चाहिए। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, आपको पता है जो यहाँ पर आपको माइनस दिखाई दे रहा है, इस माइनस को हम 4 के सामने लेकर के जाएंगे। फिर से मैं करता हूं, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाई -4 करता हूं और 3 प्लस -4 करता हूं, यानी कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूं, यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूं, यहाँ पर माइनस का 4, तो आप देखोगे ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 3 में -4 जोड़ोगे, 3 में -4 यानी माइनस का 1 आएगा। 3 में -4 का गुणा करोगे, माइनस का 12 आएगा। ठीक, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे मेरे बोलने से आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 6x² को वैसे ही रहने दिया, माइनस x को हमने तोड़ लिया। तो माइनस x को जब हम तोड़ेंगे किसमें, 3x में, प्लस का 3x माइनस का 4x, यहाँ पर माइनस का 4 है, x ऐड कर दो, माइनस का 4x माइनस का 2, एक सेकेंड, माइनस का 2 बराबर 0। हमने इन दोनों पदों को बस इसको हमने केवल तोड़ा है, प्लस का 3x माइनस का 4, सब इसको अगर आपस में अगर आप जोड़ते हो, कैलकुलेट करते हो तो -x ही आपके पास बचेगा। ठीक है, तो ये रफकारी है, इसको मिटा दो, इसका काम केवल इतना ही होता है, इसको तोड़ने का। बाद में आप इसको अपने मन में ही तोड़ लोगे। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उतना डब्बा उब्बा बनाने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो आपके पास दिखाई दे रहा है 6x² प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस का 2x, इन दोनों में से आपस में आपको कुछ कॉमन करना है। तो क्या इसमें से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो भैया यहाँ पर x कॉमन नजर आ रहा है और 3। अगर आप 3x कॉमन करते हो तो क्या बचेगा, यहाँ पर भैया 3 दूनी 6, तो 2x बचेगा, प्लस का यहाँ पर 1 बचेगा। फिर से देख लो, यहाँ पर अगर कंटिन्यू टू ट्राई आउट, हाँ, यहाँ पर देखो प्लस का 3x है, इसको मैंने क्या किया, प्लस का 1 बचा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3x मैंने ऑलरेडी कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर जैसे 2x प्लस 1 हमें मिला, यहाँ पर हम तुरंत वही लिख देंगे, बराबर 0, बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर इसको 2x बनाना है हमें, माइनस का 4x को 2x बनाना है, तो हम क्या कॉमन करेंगे, माइनस का 2x कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। अगर 2x कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, क्योंकि अगर जब आपस में इसका गुणा करोगे तो माइनस का 4x आएगा। फिर यहाँ से अगर मैंने -2 निकाल लिया तो प्लस का 1 बचेगा, बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है भैया, 2x प्लस 1 आपको कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3x माइनस 2 दिख रहा है, बराबर 0। अब इसको हमें क्या कर लेना है, हल कर लेना। देखो यहाँ पर 3x और यहाँ पर -2, ठीक वही हमने लिखा है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0 हमने लिख दिया, 3x माइनस 2 बराबर 0 हमने लिख दिया। तो अब इसको हल करना है, तो 2x प्लस का 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटे 2। ठीक है, ये 2 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। 3x माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। x 3 उधर जाएगा भाग में, ये गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, तो 2 बटे 3। इस तरीके से हमने जो है x के मान को निकाल लिया, x के 2 मान आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का मूल -1/2, 2/3 है। इस तरीके से हमने चौथे उदाहरण को भी कर लिया। तो भाई बिना किसी देरी के उदाहरण संख्या 5 को हल करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0 के हमें मूल्य ज्ञात करने हैं। फिर से वैसा ही सवाल है, तो हल करेंगे। ठीक है, सवाल हमारे सामने क्या दिया गया है, 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0। इस तरीके से हमारे पास सामने सवाल दिया गया है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर, फिर से हमें बॉक्स बनाना है वैसे ही,
तो हमें दो संख्याएं ऐसे ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2√6, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, उन्हीं दोनों संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करें तो क्या आएगा भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, ये जो कांस्टेंट टर्म है या फिर अचर पद, 3 दूनी 6, यानी प्लस का 6 आना चाहिए। यानी जोड़ने पर प्लस का 6 आए और गुणा करने पर माइनस का 2√6 आए। तो ऐसी संख्या आप सोचो कौन सी संख्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं माइनस का 2√6 को माइनस का √6 और माइनस का √6 लिख सकता हूं और आपस में जोड़ दो। हाँ भैया लिख सकते हो, क्योंकि अगर जब कोई भी संख्या x है और उसमें अगर आप उसी संख्या को वापस से जोड़ते हो तो वो डबल हो जाती है। जैसे 5 में हमने 5 को जोड़ा, फिर 2 टाइम्स ऑफ 5 हो गया, यानी 2 बचे 10, ठीक है, यानी 2 गुना हो गया। तो 2 गुना होने का मतलब सिर्फ इतना मेरे समझाने का है। अब क्या हमने इसको जोड़ करके तो इतना बना दिया, माइनस का 2√6, ठीक है, माइनस का √6 प्लस माइनस का √6, ये माइनस का 2√6 आ गया। लेकिन क्या हम इसको गुणा करके प्लस का 6 ला सकते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब माइनस का √6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का √6 करोगे जब आप, तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, √6 गुणे √6 आपके पास आएगा। अब √6 मल्टीप्लाई बाय √6 का मतलब ये होता है कि क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी संख्या 2 गुणे 2 है तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, 3 गुणे 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार से √6 मल्टीप्लाई बाय √6 है तो इसको मैं √6 का वर्ग लिख दिया। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। हाँ भैया ये तो 6 तो आ गया, तो यानी काम अपना बन चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, माइनस का √6 और माइनस का √6, यहाँ पर भी माइनस का √6 और यहाँ पर भी माइनस का √6। बधाई हो, आपको मिल चुका है आपकी संख्या। अब इसको हमें यहाँ पर पुट करना है, तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3x², ठीक, और प्लस का 2, इनको वैसे ही रहने दो। यहाँ पर हमने 3x² और प्लस का 2 को वैसे ही रहने दिया, बराबर 0। ठीक, अब उसके बाद जो बीच का टर्म है इसी को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 2√6 है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस का √6x माइनस का √6x। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो यही आपको मिलेगा। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसको, इनमें से हमें कुछ कॉमन करना है, इनमें से कुछ कॉमन करना है, तो आइए कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे तो आपको डायरेक्टली कॉमन मिलेगा नहीं, तो इसको हमें कुछ रूट जैसा, जो अगर मैं 3 को कुछ रूट जैसा बना दूं तो कॉमन हमें मिल जाएगा। ठीक, x तो कॉमन हो रहा है दोनों में, लेकिन कुछ हमें यहां से भी कॉमन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को क्या मैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है √3 का स्क्वायर। 2 से और √3 से हम काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि 3 को, यानी कोई भी संख्या x है उसको हम √x मल्टीप्लाई बाय √x के रूप में लिख सकते हैं, या फिर √x का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 5 है, इसको मैं कर्डिम 5 का वर्ग लिख सकता हूं। समझ पा रहे हो? 5 को मैं कर्डिम 5 का वर्ग लिख सकता हूं। ये मैं आपको रफ कार्य समझा रहा हूं। और उसके बाद अगर अगर मैं यहाँ पर वहीं जगह पर, अगर जैसे आपके पास जैसे क्या कहते हैं, रूट का 6 है, ठीक, अभी बस इतना आप समझो, अभी उसको हम आगे समझाएंगे। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्डिम 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार से मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को भैया आप लिख सकते हो, इसका तो कोई काम नहीं है। तो 3 को आप लिख सकते हो कर्डिम 3 का स्क्वायर, x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, प्लस का √2 का स्क्वायर लिख दो। सिंपल सी बात, हमने √2 का स्क्वायर लिख दिया, बराबर 0। ठीक, अब ये हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे, √6 को और मैं कैसे लिख सकता हूँ? जब आप √6 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप यहाँ पर, एक सेकेंड, √6, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 2। ठीक, हमने इस रूट को अलग अलग कर दिया, √3 मल्टीप्लाई बाय √2, यानी कि √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 और √2 के रूप में अलग अलग काट सकता हूँ। जैसे √8 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, √8 यानी 4 गुणे 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, √4 गुणे √2।
ठीक, समझ पाए कि नहीं। और रूट 8, रूट जैसे 5 है तो भैया इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 तो कटेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको 5 गुणे 1 लिखता हूँ तो क्या मैं इसको रूट 5 गुणे रूट 1 कर सकता हूँ? हाँ भैया कर सकते हो। तो क्या ये बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, रूट 6 को रूट 3 और रूट 2 में अलग अलग करेंगे, तब यहां से हमें रूट 3 कॉमन मिल जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, रूट का 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का रूट का 6 जिसको हमने क्या कर दिया है, रूट का 3 रूट का 2 एक्स, इसको जब आपस में गुणा करोगे रूट का 6 आएगा, माइनस का रूट का 3 रूट का 2 एक्स प्लस का रूट का 2 का वर्ग। ये वाला लेक्चर में मतलब ये वाले सवाल मैं कहूंगा कि आप पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल कर लो, फिर इन सवालों को आप देखो। उदाहरण संख्या 5 और उदाहरण संख्या 6, 6 नहीं केवल 5 और 4 को आप जो है थोड़े से बाद में देखो, यानी कि पहले आप वो एक्सरसाइज वाले सवाल कर लो फिर उसको इसको देखो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। आइए, तो यहाँ पर क्या है कि अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से भैया रूट 3 और एक्स अगर आप निकालो तो देखो यहाँ पर भी रूट 3 है और यहाँ पर भी एक्स है, तो हमने क्या कॉमन कर लिया, रूट 3 एक्स कॉमन कर लिया। यहाँ पर क्या बचा, रूट 3 बचा, और क्या बचा, एक्स बचा, क्योंकि एक रूट 3 हमने निकाल लिया, एक रूट 3 एक एक्स यहाँ से निकाल लिया तो रूट 3 एक्स बचा, माइनस का रूट 3 हमने निकाल लिया, एक्स निकाल लिया तो रूट 2 बचा। अब उसके बाद इनमें से देखो, इनमें से क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे पहले तो हमने इसको देखा, ठीक, अब उसके बाद इसको, तो इसको देखने से पहले यहाँ पर जो हमें मिला है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो जो हमारे पास संख्या मिली है, इसको हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे थोड़ी सी जगह छोड़ करके, रूट 3x माइनस का रूट 2। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में से, भैया रूट 2 कॉमन हो रहा है। वो कौन सा रूट 2 कॉमन हो रहा है, माइनस का रूट 2। जब अगर आप माइनस का रूट 2 कॉमन कर लोगे, ठीक है, तो माइनस का रूट 2 हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, प्लस का रूट 3x जो कि यहाँ पर आ गया। यहाँ से माइनस का रूट 2 कॉमन किया तो भैया माइनस यहाँ पर आ गया, एक रूट 2 निकाले तो रूट 2 बचा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास कुछ एक समीकरण प्राप्त हुआ है बराबर 0। अब इसको आगे हल करते हैं अपन लोग। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं रूट 3x माइनस का रूट 2 को एक तरफ लिख सकता हूँ, इसको इसको एक तरफ मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, रूट 3x माइनस का रूट 2 बचा बराबर 0। अब इसको आगे अपन हल करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग कर लो। जब आप अलग अलग करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 3x, एक सेकेंड, रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर 0, रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर का 0। अब माइनस रूट 2 को उधर लेकर के जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 2, यहाँ पर क्या हो गया 3x, ये गुणे में है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2 अपान रूट 3। ठीक, इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यू प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सेम भैया ये तो वही वाली चीज तो है, इसको उधर लेकर के जाएंगे प्लस का रूट 2 और रूट 3 को इधर गुणे में है उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर रूट 2 अपान रूट 3। इस तरीके से हमारे पास ये वाला इक्वेशन भी आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जब जो समीकरण मिला हुआ है, ठीक, x बराबर रूट 2 बाई रूट 3, x बराबर रूट 2 बाई रूट 3, x बराबर, मैं इसको वापस से लिख देता हूं, x बराबर रूट 2 अपान रूट 3। इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूं, डायरेक्टली का मतलब भैया इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 2/3, क्योंकि रूट m अपान रूट n को हम होल रूट ऑफ m/n लिख सकते हैं, वही अप्लाई हमने किया है। ठीक है, सिंपल सी बात। मैं थोड़ा सा पतला कर दे रहा हूँ और यहाँ पर बॉक्स को है, ठीक, तो जाने दो उसको, आपको दिखाई तो देगा नहीं, तो ये बस इतना आप समझ लो, बस मैंने बताने के लिए आपको किया। तो हमने ये लिख दिया, और x का मान ये भी क्या आ जाएगा भैया, ये भी बराबर करके आप लिख सकते हो, x बराबर होल रूट ऑफ 2/3। तो यानी कि दिए गए समीकरण, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिए गए समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण का मूल कितना है,
रूट 2/3 कॉमा √2/3 है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हमने उदाहरण 5 को हल कर लिया। अब आइए उदाहरण नंबर 6 पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, अनुच्छेद 4.1। क्या कह रहा है सवाल, अगर आप ध्यान से देखो, अनुच्छेद 4.1 की बात कर रहा है। तो भैया ये अनुच्छेद 4.1 क्या है, में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो अनुच्छेद 4.1 में दिया गया प्रार्थना कक्ष है उसकी हमें विमाएं ज्ञात करनी है। कौन सा कक्ष है, प्रार्थना कक्ष। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से, अगर आप जब अपना चैप्टर खोलोगे, चौथा चैप्टर, ठीक, फोर्थ चैप्टर का जो पहला चित्र आप देखोगे, यानी पहला पेज, चौथे चैप्टर का चौथे अध्याय का द्विघात समीकरण का जो पहला पेज होगा उसमें ये चित्र बना होगा। ठीक है, तो इसी चित्र में जो इक्वेशन है इसको हमें हल करना है। तो अगर आप इसको सवाल के रूप में देखोगे ना, तो इस तरीके से सवाल बन सकता है। कैसे कैसे सवाल बन सकता है, ऐसे। ठीक, यहां पर देखो क्या कहा है, प्रार्थना कक्ष। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एक प्रार्थना कक्ष की लंबाई, क्या, एक प्रार्थना कक्ष की लंबाई, अगर आप ध्यान से देखो, एक प्रार्थना कक्ष की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है, जहां आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि इक्वेशन बनाना है इस चित्र की सहायता से। इस चित्र की सहायता से इक्वेशन बनाने के लिए इस सवाल की भी आप मदद ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन बना दे रहा हूँ, x का गुणा, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका आपस में गुणा करना होता है, चौड़ाई गुणे लंबाई। तो चौड़ाई क्या है, x है, लंबाई क्या है, 2x+1। इसका हमने आपस में गुणा कर दिया, बराबर किसके है, 300 के। अब इसको हल करना है, तो 2x का वर्ग हो जाएगा प्लस का x। ठीक, x सेकंड नाम x, ये प्लस का 300 इधर आएगा, माइनस का 300 हो जाएगा, बराबर का 0। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब इसको हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए जब आप इसको क्या कहते हैं, बॉक्स बनाओ, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 1, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 3 दूनी 6, माइनस का 600। ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा करने पर माइनस का 600 आए और जिसको जोड़ने पर प्लस का बनाए। तो ऐसी संख्या आप ध्यान से देखोगे तो 24 और 25 होंगी। 24 और -25, 24 और -25, 24 और -25। आप चाहो तो करके देख लो, 24 पंजे 24, 24 दूना 48, 48 12 60। ठीक, हाँ, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि जोड़ने घटाने पर ये मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप उसके जरिए क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2x² लिख सकते हो। ठीक, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसको स्प्लिट करना है, प्लस का 24x हमने लिख दिया, माइनस का 25x, ये 24x होगा, माइनस का 25x। ठीक, आप इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, देखो वही आएगा, प्लस का x आएगा। एक सेकेंड, प्लस का x चाहिए ना, तो यहाँ पर प्लस का 24, माइनस का 24x प्लस का 25x चाहिए। ठीक है, देखो फिर से यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। क्यों, क्योंकि 25 में से 24 जाएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, नहीं तो माइनस का 1 हो जाता। यहाँ पर 25 24, ये माइनस का 600, तो नहीं प्लस का 25x। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस का 25x और माइनस का, एक सेकेंड, माइनस का 300 बराबर 0। तो हमने इसको जब आप जोड़ोगे तो यही आएगा। ठीक, अब इसको हमें फिर से वही करना है, यहाँ से और यहाँ से, एक सेकेंड, कॉपी करना है। तो आओ कर लेते हैं। तो यहाँ से 2x कॉमन हो गया, x बचा, माइनस का 12 बचा। ठीक, आप करके देख लो। फिर यहाँ से 25 हमने कॉमन किया, x बचा, माइनस का 12 बचा, बराबर का 0। 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 24 36, माइनस का 300। ठीक, तो x माइनस 12 इन दोनों में से हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पर क्या बचा, 2x प्लस का 25 बराबर का 0। ठीक, अब हमने इसको क्या कर दिया, मिटा लिया। अब इसको आइए अपन लोग हल करते हैं। क्या है, x माइनस 12। ठीक, क्या है, x माइनस 12, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। 2x प्लस 25, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। अब इसको हल करते हैं।
तो x जो -12 है उधर जाएगा प्लस का 12, x बराबर प्लस का 12। 2x माइनस का 25 उधर जाएगा, प्लस का 25 उधर जाएगा, माइनस का 25। x बराबर माइनस का 25 बटे ये 2x है तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास कुछ इस तरीके से x का मान निकल आ चुका है। ठीक, लेकिन भैया यहाँ पर x का मान तो चौड़ाई 2 कैसे हो सकती है, यानी x बराबर 12 भी, x बराबर माइनस का 25 बटे 2 भी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमारे जो क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई होती है, जब हम किसी भी क्षेत्रफल को मापते हैं, या मतलब जैसे किसी आदमी की या किसी वस्तु की लंबाई मापते हैं, तो क्या हम नेगेटिव में मापते हैं? आपकी लंबाई माइनस का 5 फीट है, आपकी लंबाई माइनस का 6 फीट है, नहीं ना। तो हम कैसे मापते हैं? प्लस में मापते हैं। तो इस माइनस वाले को हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। क्या काट देंगे? एक सेकेंड, हम इस माइनस वाले को गलत काट देंगे। ये क्या है? गलत है। बस हम केवल प्लस वाला लेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे आपको पता है? यहां पर हम लिखेंगे लिखेंगे चूंकि अ, चूंकि आपका जो है लंबाई या चौड़ाई, चूंकि चौड़ाई, हमें चौड़ाई ही याद करनी है। चूंकि चौड़ाई अ, ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होती, इसलिए दिए गए समीकरण या दिए गए द्विघात समीकरण का हल मूल, दिए गए दिए गए प्रार्थना कक्ष, यहाँ पर देखो प्रार्थना कक्ष, दिए गए प्रार्थना कक्ष, ठीक है, इसको मिटा दो, बस ये समझाने के लिए आपको था। इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं, हमें विमाएं ही याद करनी है। आप पीछे देख सकते हो, विमाएं याद करनी है। विमाएं, विमा का मतलब क्या है? लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई, लंबाई क्या है? 2x+1, 2x+1 बराबर, लंबाई अगर 2x+1 है तो x का मान क्या है? 12 है। तो 12 दूना 24 प्लस 1 25 मीटर। ठीक, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई अगर आप ध्यान से देखो, x है तो 12 मीटर। लंबाई क्या है? 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये इस तरीके से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया। तो यहाँ पर कुल 6 उदाहरण थे इस एक्सरसाइज में, हमने 6 के 6 एग्जांपल्स को हल कर लिया। अब अगले क्या कहते हैं, अगले प्रश्नावली यानी 4.2 पर, अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 पर आएंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो बस यही चीजें आपको बतानी थी, और उसके बाद जब हम 4.2 हल कर लेंगे, फिर मूलों की प्रकृति यानी अगला एक्सरसाइज है हमारा, और 4.3 मतलब। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। और बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तक 2027 बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ये चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा।